हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। समर्थ बोल ही रहा था कि अर्पिता ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, हम जानते हैं आप बहुत उदास थे। हमने आपकी उदासी को देखा था, लेकिन हम उस समय पूछ नहीं पाए। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, समर्थ उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक गया और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड टच करते हुए बोला, अर्पिता, हमें नहीं लगता अब हमें इन सारी बातों पर जरा भी ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जो बीत गया उसे याद करके अब क्या ही फायदा है। अब तो बस हमें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना है। हम अपनी अब बाकी की सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। अर्पिता उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, और हम भी। समर्थ ने अर्पिता के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, तो फिर कल हम मासा से बात करें। समर्थ की ये बात सुनकर अर्पिता थोड़ी सी घबरा गई और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। समर्थ ने जैसे ही इस बात को नोटिस किया, उसने उससे पूछा, क्या हुआ, आप क्या सोचने लगी अर्पिता? अर्पिता ने कहा, मासा को अगर ये बात पता चली तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, और भाई सा। अर्पिता ये सोचकर थोड़ी सी परेशान हो गई थी। तभी समर्थ ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला, उसे अपने करीब खींचा और उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम हैं ना, और आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अभिमन्यु से भी बात कर लेंगे और मासा से भी, और उन्हें मना भी लेंगे। अर्पिता समर्थ का कॉन्फिडेंस देखकर थोड़ी सी खुश हुई और फिर उसने कहा, लेकिन आपके मम्मी पापा? समर्थ ने खुश होते हुए कहा, जब हम मासा और अभिमन्यु को मना सकते हैं तो हम अपने मम्मी पापा को भी मना लेंगे। और जहाँ तक हमें लगता है, आज तक हमारे मम्मी पापा ने हमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है, तो वो भला आपसे हमें शादी करने के लिए क्यों मना करेंगे? हाँ, सबसे बड़ी बात हमें मासा को मनाना लग रहा है। हम ऐसा सोच रहे हैं अर्पिता, हमें सबसे पहले अभिमन्यु से बात करनी चाहिए, है ना? अर्पिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। समर्थ ने कहा, हाँ, हम कल ही अभिमन्यु से बात करेंगे। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर एक गहरी सोच में डूब गई और उसे ऐसे सोच में डूबा देखकर समर्थ ने कहा, क्या हुआ, अब आप क्या सोचने लगी अर्पिता? अर्पिता ने समर्थ की बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, पता नहीं क्यों हमें बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। अर्पिता की ये बात सुनकर समर्थ ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने और भी करीब खींचते हुए अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? प्रॉब्लम्स तो लाइफ में हमेशा ही आती हैं, लेकिन अब आप ये सोचकर परेशान मत होइए कि प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें हम संभाल लेंगे। बल्कि आप इस बात को सोचकर खुश होइए कि अब अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे आपको अकेले नहीं सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, हम आपके साथ होंगे। तब ना ही हम आपको किसी सिचुएशन में अकेले छोड़ेंगे और ना ही अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत होगी। आपकी लाइफ में अब अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा। जैसे ही अर्पिता ने समर्थ के मुंह से ये बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो समर्थ के चेहरे की तरफ देखने लगी। समर्थ ने उसके बिल्कुल नजदीक जाकर उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमने अभी आपको कुछ देर पहले मना किया था ना, और आप फिर से रोने लगीं। अर्पिता उसकी बात सुनकर समर्थ का हाथ पकड़ते हुए बोली, हम रो नहीं रहे हैं, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा से हमारे साथ थे, लेकिन हम ही आपको पहचान नहीं पाए और इतने दिन तक किसी के साथ होते हुए भी अकेले रहे। इतना बोलते बोलते अर्पिता चुप हो गई। समर्थ ने उसके बिल्कुल करीब जाकर उसे बड़े प्यार से चूमते हुए कहा, कभी कभी हम अपनों के फैसले के बीच में इतना ज्यादा उलझ कर रह जाते हैं कि हमें अच्छाई और बुराई में फर्क ही नहीं पता चलता, और यही आपके साथ भी हुआ। इसलिए आपको अब बिल्कुल भी इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अर्पिता ने भी समर्थ की बात पर यकीन कर लिया और वो चुपचाप उसके सीने पर अपना सिर रखकर बैठ गई। वो दोनों विंडो के बाहर देख रहे थे। तभी समर्थ ने आसमान में निकले हुए फुल मून की तरफ देखते हुए कहा, आज का चांद कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना? अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और समर्थ अर्पिता के कान के पास जाकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे।
हम इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी यादों में रखना चाहते हैं। अर्पिता समर्थ की ये बात सुनकर उसकी तरफ बड़ी ही कंफ्यूजन से देखने लगी और तभी समर्थ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, मिस अर्पिता राजवंशी, क्या हम आपके साथ एक यादगार पिक्चर क्लिक कर सकते हैं? अर्पिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और तभी समर्थ ने कहा, अगर आपकी इजाजत होगी तभी हम पिक्चर क्लिक करेंगे, वरना नहीं। समर्थ ने जैसे ही ये बात कही, अर्पिता ने अपने पलके झुकाते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, उठिए। इतना बोलकर उसने अर्पिता का हाथ पकड़ा और वे दोनों उठकर खड़े हो गए। समर्थ ने अपने कैमरा को ओपन किया और वो अर्पिता के बगल में आकर खड़ा हुआ। उसने अपना कैमरा एंगल को सेट किया और अपने साथ साथ चांद की भी पिक क्लिक की। उसे इतने प्यार से पिक्चर क्लिक करते देखकर अर्पिता मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु और इप्शिता दोनों चेंजिंग रूम में थे। इप्शिता ने अपने लहंगे को उतार दिया और वो बाथरूम पहनकर शीशे के सामने खड़ी थी और अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। तभी उसने देखा कि अभिमन्यु, जो शावर लेकर अभी अभी वॉशरूम से निकला है, उसने सिर्फ टॉवल बांध रखी थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था। इप्शिता ने जैसे ही शीशे में अभिमन्यु को देखा, वो अभिमन्यु के चेस्ट की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु की एब्स और उसके बदन पर बालों से टपकने वाली पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थीं। अभिमन्यु काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और इप्शिता अभिमन्यु की तरफ बस देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी नजरें अभिमन्यु की तरफ से कैसे हटाए। अभिमन्यु भी धीरे धीरे उसके नजदीक चलकर आया और उसने इप्शिता की तरफ देखा। इप्शिता अपना पूरा मेकअप रिमूव कर चुकी थी और बिना मेकअप के भी इप्शिता के चेहरे पर काफी ज्यादा ग्लो नजर आ रहा था। इप्शिता की खूबसूरती से अभिमन्यु भी अपनी नजरें नहीं हटा पाया और वो इप्शिता के बिल्कुल करीब आकर बोला, क्या बात है मिसेस राजवंशी, आपके चेहरे का तो ग्लो बता रहा है कि आप आज कितनी ज्यादा खुश हैं और अब तो आपके चेहरे पर थकान भी नजर नहीं आ रही है। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्शिता मुस्कुराने लगी और तभी उसने पास में रखी टॉवल उठाई और अभिमन्यु के बालों को पोंछने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, खुश तो आप भी बड़े लग रहे हैं। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर बोला, हाँ, हम तो बहुत खुश हैं और आप ही इस खुशी की वजह हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में पड़ी हुई टॉवल को उसके हाथ से लेकर साइड में रखा। वो इप्शिता के चेहरे के करीब आकर उसके होठों को चूमने लगा। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराया और इस बार इप्शिता भी अभिमन्यु को किस करने में उसका साथ देने लगी। अभिमन्यु ने इप्शिता के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, इप्शिता, हमसे और वेट नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनकर इप्शिता शर्म से लाल हो गई और अभिमन्यु ने इप्शिता के होठों के करीब जाकर अपने होंठ रख दिए। उसने इप्शिता को अपनी गोद में उठा लिया। इप्शिता ने भी जैसे ही अभिमन्यु को ऐसा करते देखा, उसने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु की गर्दन में डाल दिए। अभिमन्यु उसे लेकर सीधे चेंजिंग रूम से बाहर निकल आया। वो इप्शिता को किस करता जा रहा था और धीरे धीरे उसे लेकर बेड के पास आकर बैठा। उन दोनों की किस अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को खुद से दूर नहीं किया। अभिमन्यु ने इप्शिता को बड़े प्यार से बेड पर लिटाया और वो खुद उसके ऊपर जाकर उसे अभी भी किस करता ही जा रहा था। इप्शिता, जिसके हाथ अभिमन्यु की गर्दन पर थे, अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसे अभिमन्यु की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के बाथरोब को एक हाथ से खोला और वो इप्शिता को अभी भी किस करता ही जा रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्शिता का बाथरोब हटाया, उसकी नज़र सीधे इप्शिता के क्लीवेज पर गई और अभिमन्यु की दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि बाथरोब हटते ही इप्शिता का फिगर उसकी आंखों के सामने आ गया। अभिमन्यु, जो इस समय सिर्फ टॉवल में था, वो अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं कर पाया। वो धीरे धीरे अपने हाथ से इप्शिता की पहली बटन को टच करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। जैसे ही इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ अपनी बॉडी पर फील किया, इप्शिता गहरी गहरी सांस लेने लगी। अभिमन्यु अभी भी उसे किस करता जा रहा था और इप्शिता के हाथ अपने आप ही अभिमन्यु की पीठ पर चले गए। इप्शिता ने हल्के से अभिमन्यु की पीठ को रब किया। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ को अपनी पीठ पर फील किया, वो मुस्कुराने लगा और वो इप्शिता की तरफ ही देख रहा था। तभी उसने धीरे से अपने हाथों से इप्शिता की गर्दन को टच करते हुए उसके क्लीवेज पर अपना हाथ रखा और इप्शिता की दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो गईं कि अभिमन्यु एक पल के लिए वहीं इप्शिता की दिल की धड़कनों को महसूस करने के लिए रुक गया।
उसने अपने होठों को धीरे से इप्शिता के माथे पर से हटाया और इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। उसकी सांस गहरी हो गई। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु ने इप्शिता के कान के पास जाकर कहा, इप्शिता, ये हमारा हक है, आप हमें रोकेंगी तो नहीं? इप्शिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु ने अपनी टावल उतारकर फेंक दी। जैसे ही इप्शिता ने अभिमन्यु की बॉडी की तरफ देखा, उसने शर्माते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इप्शिता के पेट में तितलियां उड़ रही थीं। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह अभिमन्यु से अपनी नजरें मिलाए। इप्शिता को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। अभिमन्यु ने इप्शिता की गर्दन पर किस किया और वो धीरे धीरे किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगा। अभिमन्यु ने इप्शिता की कॉलर बोन पर किस किया और जैसे ही वो थोड़ा नीचे पड़ा, इप्शिता के हाथ अभिमन्यु की पीठ पर चले गए। उसने कसकर अपनी पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। अभिमन्यु उसे ऐसा करते देखकर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे ज्यादा कुछ महसूस ही नहीं हुआ था। अभिमन्यु की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि इप्शिता के नाखून उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए। अभिमन्यु इप्शिता की गर्दन पर धीरे से बाइट करने लगा, जिससे इप्शिता की एक तेज सिसकी निकली। अभिमन्यु इप्शिता की सिसकी सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने इप्शिता के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से वो इप्शिता की बॉडी को टच करने लगा। उसने इप्शिता के हर बॉडी पार्ट को टच किया और इप्शिता अपनी आंखें बंद किए हुए अभिमन्यु के टच को फील करती जा रही थी। तभी अभिमन्यु का हाथ इप्शिता के पैरों के पास गया और इप्शिता की सांस वहीं थम गई। उसने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। अभिमन्यु के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे से इप्शिता के कान के पास जाकर बोला, इप्शिता, आर यू रेडी? इप्शिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने इप्शिता के ऊपर जाकर उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, इप्शिता, हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा दर्द ना हो, बट अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो तुरंत हमें रोक दीजिएगा, ओके? इतना बोल रहा था कि तभी इप्शिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभिमन्यु, हम लाइट्स ऑफ कर सकते हैं? अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्विच ऑफ कर दिया। रूम में अभी भी बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ था। वहां पर कई सारी कैंडल्स और डिम लाइट्स चल रही थीं। तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के कान के पास कहा, ठीक है इप्शिता, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। अभिमन्यु ने इप्शिता के होठों पर अपने होंठ रख दिए। तभी इप्शिता की एक तेज सिसकारी निकली और उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आह, अभिमन्यु, रुक जाइए। जैसे ही इप्शिता ने उसे रोकने के लिए कहा, अभिमन्यु तुरंत रुक गया। उसने देखा कि इप्शिता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अभिमन्यु ने धीरे से इप्शिता के गाल पर किस किया जहां उसके आंसू बह रहे थे और फिर उसके होठों पर किस करते हुए उसके हाथ को रब करने लगा। थोड़ी ही देर में इप्शिता रिलैक्स हो गई और उसने भी अभिमन्यु को किस करना शुरू कर दिया। वो दोनों अपने इस प्यार भरे मोमेंट में खो गए और थोड़ी ही देर में वो कमरा उनकी सिसकियों और तेज चलती सांसों से भर गया। अभिमन्यु और इप्शिता दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इप्शिता इस वक्त थोड़े दर्द में थी, लेकिन अभिमन्यु ने उसे बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल किया और वो उसके लिए काफी ज्यादा कंसर्न था। वो बीच बीच में बार बार इप्शिता से पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। इप्शिता उसकी इतनी ज्यादा फिक्र देखकर काफी खुश हो गई थी और धीरे से अपना सिर हिलाकर आगे आते हुए इप्शिता ने भी अभिमन्यु के होठों पर किस कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उदय और नंदिनी अपनी हवेली में पहुंच चुके थे, जहां पर उदय की मम्मी नंदिनी की मम्मी के साथ बैठकर देर रात तक बातें कर रही थीं। वहीं उदय नंदिनी का काफी देर से वेट कर रहा था और नंदिनी अभी तक रूम में नहीं आई थी। उदय वहीं रूम में इधर उधर टहलते हुए नंदिनी का इंतजार कर रहा था। उसने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, कहाँ रह गई नंदिनी इतनी देर से? हम उनका इंतजार कर रहे हैं और वो है कि अभी तक आई ही नहीं। आखिर ऐसा क्या कर रही है?
इतना बोलकर उदय नंदिनी को देखने के लिए सीधे अपने कमरे से बाहर निकला। उदय ने देखा कि नंदिनी वही नीचे हवेली के हॉल में बैठी हुई है और अपनी दोनों मम्मियों के साथ बातें कर रही है। उदय वहीं सीढ़ियों के पास आकर रुका और उसने नंदिनी की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए वहीं बातों में बिजी थी। उदय वहीं रुककर नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या करें हम? अगर अभी नंदिनी को बुलाने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उदय नंदिनी को देखकर ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसने कहा, हमारा बुलाना सही नहीं होगा। वो इतना बोलकर वापस अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी नंदिनी की मॉम की नज़र उदय पर पड़ गई और उन्होंने जैसे ही उदय को अपने रूम में जाते देखा, वो नंदिनी और सुहासिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, अब काफी रात हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। उदय तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इतना बोलकर नंदिनी की मॉम ने उदय की तरफ इशारा किया। उदय की मम्मी ने भी देखा कि उदय अपने रूम में जा रहा था और उन्होंने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ नंदिनी बेटा, आप ऊपर जाइए और हम आपकी मम्मी के साथ अभी कुछ देर और बातें करेंगे। नंदिनी ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं भी आप लोगों के साथ। नंदिनी बोल ही रही थी कि नंदिनी की मॉम ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, नहीं, उदय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस समय तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ बैठने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारी बातें तो अभी काफी लंबी चलने वाली हैं, है ना सुहासिनी जी? उदय की मम्मी ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल, जाओ नंदिनी बेटा, तुम जाओ। नंदिनी उन दोनों की ये बात सुनकर तुरंत अपने रूम की तरफ गई और उसने सोचा, पता नहीं क्या जरूरत थी उदय को इस तरह रूम से बाहर आने की। अब पता नहीं दोनों मम्मी क्या सोच रही होंगी। नंदिनी ये सोचते सोचते सीधे अपने रूम में गई और वहां उसने देखा उदय अपना मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। नंदिनी ने अंदर जाकर अपना रूम लॉक किया और उदय के बगल में आकर बैठते हुए बोली, क्या बात है, आप ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए हैं? उदय ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी चुपचाप बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठा हुआ था। तभी नंदिनी ने उदय के गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, उदय, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए आप रूम से बाहर क्यों आए थे? आपको अगर कुछ चाहिए था तो हमें आवाज लगा लेते। उदय ने नंदिनी की बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है, आप हमसे नाराज हैं क्या? उदय ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, हम आपसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि जब से आपकी मम्मी आई हैं आप तो हमें भूल ही गई हैं। पता है, हम कब से आपका यहाँ इंतजार कर रहे थे और आप हैं कि अपनी दोनों मम्मियों के साथ बैठकर बातें करने में बिजी हैं। उदय की ये बात सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा, लेकिन उन दोनों से बात करना भी तो जरूरी था ना। उदय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, पता है, हमें आपसे कितनी सारी बातें करनी थी और हमें आप पर कितना प्यार आ रहा था, लेकिन आपने। उदय इतना बोल ही रहा था कि नंदिनी ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। उदय ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नंदिनी इस तरह से उसे अचानक से किस कर लेगी। वो नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तभी नंदिनी ने उदय की आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा सॉरी, अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना? जैसे ही नंदिनी ने उदय से ये सवाल पूछा, उदय ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस तरह का सॉरी तो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना बोलकर वो नंदिनी को दोबारा किस करने लगा। नंदिनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस किस ही करेंगे क्या? उदय ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। नंदिनी ने धीरे से उदय की गर्दन पर अपने हाथ डालते हुए कहा, सच बताएं तो हमें वो सब कुछ करने का मन कर रहा है जो हमने कल किया था। उदय ने नीचे से ही ये बात सुनी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने नंदिनी को बेड पर धक्का दिया। खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, नेकी और पूछ पूछ। इतना बोलकर उदय ने जल्दी से अपने शर्ट के बटन खोले और वो नंदिनी के गाल पर किस करते करते अब वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उदय को इतना खुश देखकर नंदिनी मुस्कुराने लगी और वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे में ही खो गए। नंदिनी उदय के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उदय जो अभी तक बच्चों की तरह नाराज बैठा था, वो उसके पास आते ही इतना ज्यादा खुश हो गया कि नंदिनी उसके साथ अपने आप को बहुत स्पेशल महसूस कर रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह नंदिनी उदय की बाहों में ही सो रही थी
जैसे ही नंदिनी की आंख खुली, उसने उदय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उदय ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। नंदिनी उदय के बिल्कुल करीब गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। उदय ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय लव। नंदिनी उदय की बात सुनकर ब्लश करने लगी और तभी उसने कहा, छोड़िए, हमें नहाने जाना है। कल रात मम्मी बोल रही थी कि इशू के पग फेरे के लिए भी सारी तैयारी करनी होगी। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, उदय उसकी तरफ देखकर बोला, आज है क्या इशू के पग फेरे का दिन? टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, उदय उसकी तरफ देखकर बोला, आज है क्या इशू के पग फेरे का दिन? नंदिनी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है कि कब आ रही है इशू, पर तैयारी तो हमें पहले से ही करनी पड़ेगी ना। वैसे भी शादी के बाद ये पहली बार है जब इशू यहाँ आएगी। शादी के बाद क्या, वो तो इतने दिनों बाद यहाँ आ रही है, तो मम्मी जी भी उनसे मिलकर किस तरह रिएक्ट करेंगी, और वो उन्हें माफ करेंगी भी या नहीं? उदय ने उसकी बात सुनकर उठकर बैठते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इशू बहुत अच्छी है, वो किसी से भी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती, और वो तो फिर मम्मी है। इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया, और तभी नंदिनी ने वहीं बेड पर पड़ी उदय की शर्ट को उठाया, उसे पहनकर अपने बालों में क्लिप लगाते हुए बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आप भी रेडी हो जाइएगा। इतना बोलकर नंदिनी बेड के पास बिखरे हुए अपने और उदय के बाकी कपड़ों को उठाने लगी। उदय नंदिनी को अपनी शर्ट में देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो शर्ट उसके घुटनों से ऊपर थी और उसमें नंदिनी का फिगर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तभी उदय ने कहा, सुबह सुबह बिना मेकअप के भी कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है? इतना बोलकर उदय ने नंदिनी की गर्दन पर किस किया। नंदिनी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल लग सकता है। अगर उसका इतना प्यारा हस्बैंड हो और उसे इतना प्यार करता हो तो लग सकता है। इतना बोलकर वो उदय की तरफ देखकर मुस्कुराई और उदय ने उसके गाल पर किस किया। वो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर किस करने लगा। नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप उदय? छोड़िए, हमें नहाने जाना है, और आप बेकार में हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। उदय ने जैसे ही नंदिनी की बात सुनी, उदय ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, ये टाइम वेस्ट थोड़ी है। उदय बोल ही रहा था कि नंदिनी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, जो भी है, अभी कुछ नहीं करने वाली मैं, और वैसे भी कल रात आपने बहुत परेशान किया मुझे, अब छोड़िए। इतना बोलकर नंदिनी ने अपनी कमर पर से उदय का हाथ हटाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। उदय नंदिनी को इस तरह भागते देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु और इप्शिता दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि कल की रात उनके लिए काफी ज्यादा स्पेशल थी। दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक थे। रात में दोनों में से किसी को भी जल्दी नींद नहीं आई थी। सोते सोते उन दोनों को ही लगभग सुबह हो गई थी। अभी सुबह के 9 बज रहे थे और दोनों में से किसी की भी आंख नहीं खुली थी। तभी अभिमन्यु के फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन रिंग हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही अभिमन्यु की आंख खुली। उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तो उसमें समर्थ का मैसेज था, गुड मॉर्निंग, कैसी थी तुम्हारी फर्स्ट नाइट? रूम से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। समर्थ का मैसेज देखते ही अभिमन्यु ने फोन साइड में रख दिया और वो इप्शिता की तरफ देखने लगा। इप्शिता का हाथ उसके पेट पर था और वो अभिमन्यु के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता को देखा, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आई और उसने इप्शिता के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को हटाया। वो उसके बिल्कुल नजदीक जाकर उसके माथे पर किस करते हुए धीमी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनी, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराकर दोबारा इस तरह लेट गई। अभिमन्यु ने इप्शिता के चेहरे को देखा और उसकी आंखों के नजदीक जाकर उसकी आंखों पर किस करने लगा। इप्शिता ने अपनी भौहें उठाई और अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। अभिमन्यु ने इप्शिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और हल्के से उसके कंधे को रगड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग।
इप्शिता ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिमन्यु ने इप्शिता को इस तरह आंखें बंद करते हुए देखकर पूछा, क्या बात है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई क्या? इप्शिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, नींद भी पूरी नहीं हुई है और मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता की बात सुनी, उसे इप्शिता पर बड़ा प्यार आने लगा और उसने इप्शिता को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आई न्यू, कल रात की वजह से सॉरी, हमने आपको कुछ ज्यादा ही दर्द दिया। इप्शिता ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ। अभिमन्यु ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने इप्शिता के बिल्कुल करीब आकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो बताइए, हम मेडिसिन दे देते हैं। इप्शिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ी देर और सोना है। क्या हम थोड़ी देर और सो सकते हैं? अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स, आप जितनी देर तक चाहें आराम कर सकती हैं। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आफ्टर ऑल, अब आप इस राजमहल की रानी साजो हैं। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर खुश होकर कहा, तो फिर ठीक है, हम थोड़ी देर और सोएंगे। इतना बोलकर उसने अभिमन्यु की कमर पर अपना हाथ कस दिया और वो अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसने अपना हाथ इप्शिता के सर पर रखा और बड़े प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। इप्शिता की आंखें बंद थीं और अभिमन्यु एकटक बस उसके चेहरे की तरफ ही देखता जा रहा था। अभिमन्यु को इप्शिता पर बड़ा प्यार आ रहा था और जिस तरह से इप्शिता ने ये बात बोली कि उसकी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो अभिमन्यु उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ रहा था कि इप्शिता काफी ज्यादा पेन में है। अभिमन्यु आराम से इप्शिता को अपनी बाहों में भरकर लेटा हुआ था और उन दोनों को इस तरह लेटे हुए 1 घंटा बीत गया। तभी अभिमन्यु के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अभिमन्यु ने जैसे ही खटखटाने की आवाज सुनी, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है? बाहर से अर्पिता की आवाज आई, भाई साहब उठिए, हम हैं और हम आपको ही बताने आए हैं कि मासा ने कहा है कि आप दोनों जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए। भाभी सा की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। सारे मेहमान भाभी सा से मिलने के लिए बैठे हैं। अर्पिता इतना बोलकर वहां से चली गई और इप्शिता ने भी अर्पिता की बात सुनी। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, मुंह दिखाई की रस्म आज? इप्शिता काफी ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि उसका बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था और जब अर्पिता ये बात बोलकर गई तो इप्शिता का चेहरा उतर गया। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात नोटिस की, वो उसकी तरफ देखकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इप्शिता। वैसे भी मुंह दिखाई की रस्म इतनी जरूरी नहीं है और अगर जरूरी है भी तो हम उसे डिले करवा देंगे। हम आपकी मुंह दिखाई कल के लिए मासा से बोल देते हैं। आप आराम से रेस्ट करिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्शिता के माथे को चूमा और वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। इप्शिता ने जैसी ही ये बात सुनी, वो अपने मन में बोली, नहीं, अगर अभिमन्यु ने आज फिर हमारे लिए जाकर मासा से बात की तो मासा को फिर से बात कहीं बुरी न लग जाए। हम नहीं चाहते कि अभिमन्यु और मासा के बीच की ये बात और भी ज्यादा बढ़े। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अभिमन्यु बेड से उठा ही था कि इप्शिता ने अपने ब्लैंकेट को पकड़ा और वो अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं रुकिए, अभिमन्यु कहाँ जा रहे हैं आप? अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, मासा से बात करने। अभिमन्यु की बात सुनते ही इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपको मासा से कोई बात करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी अब हम बेटर फील कर रहे हैं। हम ये मुंह दिखाई की रस्म आज ही करना चाहते हैं। इप्शिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन आप तो बोल रही थीं कि आपकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो फिर? इप्शिता ने कहा, नहीं, अब हम ठीक फील कर रहे हैं। आप प्लीज मासा से इस बारे में कोई बात मत करिएगा। हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मासा से इस बारे में कुछ भी बात करेंगे। सोचिए, क्या सोचेंगी वो? अभिमन्यु इप्शिता की ये बात सुनकर उसके बगल में आकर बैठा और उसने इप्शिता के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप? वैसे भी मासा को खुद सोचना चाहिए कि कल हमारी फर्स्ट नाइट थी, तो हमें एक दिन तो रेस्ट करने के लिए मिलना चाहिए ना। चलिए, हमारा ठीक है, लेकिन आप तो लड़की हैं, मासा को आपके बारे में तो सोचना चाहिए था ना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम मासा से बात कर लेंगे और आपको भी इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम ठीक है, हमें अब दर्द नहीं हो रहा, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
इतना बोलकर इप्शिता ने बैठकर चारों तरफ देखा। उसे अपने कपड़े नहीं दिख रहे थे और इप्शिता ने इस ब्लैंकेट को अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेटा और वो बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। ब्लैंकेट लपेटने की वजह से इप्शिता ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और वो इप्शिता के करीब आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो चलिए हम ही आपकी हेल्प कर देते हैं। टू बी कंटिन्यूड। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्शिता को अपनी गोद में उठाया और वो उसे लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। इप्शिता वॉशरूम में अभिमन्यु के साथ ही जा रही थी और जब अभिमन्यु ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था तो इप्शिता अभिमन्यु के चेहरे के बिल्कुल नजदीक थी। जिस तरह से अभिमन्यु उसकी इतनी फिक्र कर रहा था और उसने जैसे उसे अपनी गोद में उठा रखा था, ये देखकर इप्शिता को बहुत अच्छा लग रहा था कि अभिमन्यु उसकी इतनी केयर करता है कि उसकी वजह से वो माँ से भी बात करने के लिए तैयार हो गया। इप्शिता ये सोचकर बड़ी खुश हो रही थी और वो खुद को बहुत लकी मान रही थी कि उसे अभिमन्यु जैसा हस्बैंड मिला है। इप्शिता ये बात सोच ही रही थी कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और वो अभिमन्यु के बिल्कुल करीब गई और उसने अभिमन्यु के गाल पर किस कर लिया। इप्शिता के ऐसे अचानक किस करने पर अभिमन्यु, जो उसे गोद में लेकर वॉशरूम के अंदर आया ही था, वो वहीं चलते चलते रुक गया और तभी उसने इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है इप्शिता, ठीक तो है ना? आपने हमें इस तरह अचानक से किस क्यों किया? इप्शिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही, आप पर प्यार आ रहा था तो कर लिया। क्यों, हम आपको किस नहीं कर सकते क्या? अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। अभिमन्यु ने इप्शिता को किस किया तो इप्शिता बोली, अच्छा ठीक है, मैं शावर लेने जा रही हूँ, आप बाहर जाइए। अभिमन्यु ने बड़ी शरारत के साथ इप्शिता की तरफ देखा और उसके करीब आते हुए बोला, वैसे अगर आप चाहें तो हम दोनों साथ में भी शावर लेकर पानी बचा सकते हैं। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, जस्ट शट अप अभिमन्यु, कुछ भी मत बोला करिए और अब उतारिए मुझे। ये बात बोलते हुए वो एकदम शर्म से लाल हो चुकी थी, इसलिए जैसे ही इप्शिता ने ये बात कही, अभिमन्यु ने तुरंत उसे नीचे उतार दिया और इप्शिता ने तुरंत ही अभिमन्यु को वॉशरूम से बाहर धक्का दिया और खुद शावर लेने के लिए चली गई। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ सीधे बेडरूम में आया। तभी अभिमन्यु के पास समर्थ का फोन आया। अभिमन्यु ने उसका फोन पिकअप करते हुए कहा, बोलो समर्थ, क्या बात है? समर्थ ने जैसे ही अभिमन्यु की आवाज सुनी उसने कहा, क्या बात है, तुम अभी तक उठे नहीं? लगता है रात में भाभी के साथ काफी रात तक जागे हो, है ना? अभिमन्यु ने जैसे ही समर्थ की बात सुनी वो एकदम ही झेंप गया और अपनी झेंप मिटाने के लिए अभिमन्यु ने समर्थ को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो तुम अपनी, और ये बताओ कि तुमने हमें इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया है? समर्थ हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा ठीक है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसीलिए सुबह सुबह कॉल किया, वरना मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर बोला, नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं ऑलरेडी उठ चुका हूँ, बताओ अब क्या बात है? समर्थ ने कहा, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं इस तरह फोन पर तुमसे नहीं करना चाहता। तुम फटाफट रेडी होकर बाहर आओ, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। समर्थ की ये बात सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, ओके, आधे घंटे में आता हूँ मैं बाहर। इप्शिता थोड़ी ही देर में नहाकर बाहर निकली। इप्शिता ने बाथरोब पहना हुआ था और उसके बाल गीले थे। वो अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर निकली। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इप्शिता ने अभिमन्यु को इस तरह मुस्कुराते देखकर कहा, क्या बात है, अब आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु इप्शिता के पास चलकर आया और उसने इप्शिता को बैक हग करते हुए कहा, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, क्या मैं आपको किस कर लूं? इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब कोई किस नहीं, वैसे भी हमें मुंह दिखाई के लिए तैयार होना है और थोड़ी देर में अर्पिता आती होगी, आप जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए। अभिमन्यु इप्शिता की बात नहीं मान रहा था और उसने इप्शिता की कमर में अपना हाथ डाला और वो उसकी गर्दन पर किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी इप्शिता ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, वैसे भी कल रात आपने हमें काफी परेशान किया और देखिए अब हमें इन मार्क्स को मेकअप से छुपाना होगा और सोचिए
अगर किसी की नजर पड़ी तो हम कितने एम्बैरेस्ड हो जाएंगे। इप्शिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने उसकी गर्दन पर बने पर्पल कलर के लव बाइट के मार्क्स को देखकर मुस्कुराया और उसने इप्शिता के गाल पर बड़े प्यार से किस करते हुए कहा, इसमें एम्बैरेस होने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी सबको पता है कि कल हमारी फर्स्ट नाइट थी, तो इतना तो चलता है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ अपनी कमर पर से हटाते हुए कहा, आप तो सारी चीजों को इतने ही पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन अब जाइए, आप भी जाकर फ्रेश हो जाइए। इतना बोलकर इप्शिता ने अभिमन्यु को भेजा और अभिमन्यु उसका कहना मानते हुए चुपचाप वहां से वॉशरूम के अंदर चला गया। इप्शिता ने कुछ नॉर्मल कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर वो अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। तभी अर्पिता ने उसका रूम खटखटाया और इप्शिता ने दरवाजा खोलते हुए उसकी तरफ देखा। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी सा, गुड मॉर्निंग। इप्शिता ने भी अर्पिता को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, गुड मॉर्निंग अर्पिता, कैसी हैं आप? अर्पिता ने अपने पीछे देखते हुए जवाब दिया, हम ठीक हैं भाभी सा, वो बस। अर्पिता के पीछे एक महल का नौकर खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ी सी थाल थी। अर्पिता को देखकर इप्शिता ने उसे अंदर आने के लिए कहा। अर्पिता अंदर चलकर आई और वो नौकर जिसके हाथ में वो थाल थी, उस थाल में कुछ कपड़े और गहने थे, वो उसे वहीं पास के टेबल पर रखकर वहां से बाहर निकल गया। इप्शिता ने उस थाल की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता, इसमें क्या है? अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी सा, यही है आपके आज के कपड़े, आपको मुंह दिखाई में यही पहनना है, और ये कुछ गहने भी हैं, आप इन्हें पहन लीजिए और थोड़ी देर में हम आपको आकर ले जाएंगे। आपका और भाई सा का ब्रेकफास्ट हम यहीं भिजवा देते हैं। इतना बोलकर अर्पिता रूम से बाहर गई और थोड़ी ही देर बाद उन दोनों का ब्रेकफास्ट भी रूम में आ गया। इप्शिता ने थाल में रखे हुए कपड़ों की तरफ देखा। वो काफी बड़ा और हैवी घर वाला एक लहंगा था जो मल्टी कलर का था और उसकी चुन्नी भी काफी ज्यादा हैवी थी। उसके साथ कुछ ट्रेडिशनल जेवर भी थे। इप्शिता ने उस लहंगे को उठाया और उसे पहनकर वो मिरर के सामने आकर खड़ी हुई। वो लहंगा काफी ज्यादा हैवी और खूबसूरत लग रहा था और जब इप्शिता ने उसे पहना तो उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने शीशे में खुद को देखा, उसके बाल खुले हुए थे। तभी अभिमन्यु भी वॉशरूम से बाहर निकल कर आया। अभिमन्यु ने ब्राउन कलर का एक 3 पीस सूट पहना हुआ था। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर इप्शिता पर गई। इप्शिता जो शीशे के सामने खड़े होकर अपने लहंगे की तरफ देख रही थी और अपनी चोली को ठीक कर रही थी, तभी अभिमन्यु उसके पास आया और उसने इप्शिता की तरफ देखा। इप्शिता की चोली के पीछे लगी डोरी खुली हुई थी। अभिमन्यु ने ये देखा और मुस्कुराने लगा। अभिमन्यु इप्शिता के पीछे आकर बिना कुछ बोले इप्शिता की डोरी को बांधने लगा। इप्शिता उसे ऐसा करते देखकर मुस्कुराई और शीशे में वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। अभिमन्यु ने जब उसकी डोरी को बांधा तो अभिमन्यु नीचे झुका और उसने इप्शिता की पीठ पर किस कर लिया। इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की किस को अपनी पीठ पर फील किया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिमन्यु इप्शिता की गर्दन के पास आकर बड़े प्यार से किस करते हुए कान में धीमी आवाज में बोला, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। इप्शिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनी और उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, वो अर्पिता ने हमारे लिए नाश्ता भी भेजा है, चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर साथ में नीचे चलेंगे। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए वहीं बैठे। इप्शिता इतनी हैवी लहंगे में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, अगर आप इस लहंगे में कंफर्टेबल नहीं है तो इसे चेंज कर लीजिए। इप्शिता लहंगे की तरफ देखने लगी और तभी अभिमन्यु ने कहा, लेकिन आप इस लहंगे में बहुत प्यारी लग रही हैं इप्शिता। उसकी बात सुनकर इप्शिता बोली, हाँ, लहंगा अच्छा तो है बट बहुत हैवी है, पता नहीं इसे हम कैसे संभाल पाएंगे। अभिमन्यु में इप्शिता की ये बात सुनी और कहा, कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु मुस्कुराया। तभी इप्शिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। वो सोच रही थी कि अभिमन्यु मजाक कर रहा है। उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते ही वो उठकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप? आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करिए। इप्शिता ने कहा, वैसे भी हमारा ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा हो गया। इतना बोलकर इप्शिता शीशे के सामने आकर खड़ी हुई और उसने अपने बालों को पीछे की तरफ किया और जल्दी जल्दी अपना मेकअप करने लगी। इप्शिता आज लाइट मेकअप करने के मूड में थी, लेकिन उसने धीमी आवाज में कहा, हमारी मुंह दिखाई है और पता नहीं इस लहंगे के साथ लाइट मेकअप सूट करेगा भी या नहीं। तभी उसने आई शैडो पैलेट निकाला और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसमें से क्या लगाए। उसने अपनी एक पिक क्लिक की और मोबाइल फोन उठाकर सीधे नंदिनी को वो पिक सेंड कर दी।
जैसे ही नंदिनी ने वो पिक देखी, वो समझ गई कि इप्शिता को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसा मेकअप करे। उसने तुरंत इप्शिता को कॉल किया। नंदिनी का कॉल आते देखकर इप्शिता खुश होते हुए बोली, हमारी बेस्ट फ्रेंड हमें बहुत अच्छी तरह से जानती है। अभिमन्यु जो ब्रेकफास्ट कर रहा था, वो इप्शिता को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। जैसे ही इप्शिता ने नंदिनी का कॉल उठाया, उसने कहा, कैसा मेकअप करें, हमें समझ नहीं आ रहा। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 175। नंदिनी से वो स्पीकर पर बात कर रही थी। नंदिनी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, तुमने इसीलिए मुझे कॉल किया होगा। वैसे तुम्हारा लहंगा मल्टी कलर का है और तुम पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। तुम इस पर लाइट मेकअप नहीं करोगी? इप्शिता ने कहा, हाँ वही हम भी सोच रहे थे कि मुंह दिखाई में पता नहीं लाइट मेकअप अच्छा लगेगा या नहीं। नंदिनी ने कहा, अच्छा तो आज ही तुम्हारी मुंह दिखाई हो रही है क्या? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी तो मुंह दिखाई हुई ही नहीं। इतना बोलकर नंदिनी का मुंह बन गया। इप्शिता उसकी तरफ देख रही थी। तभी नंदिनी ने कहा, खैर छोड़ो ये सब, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे मेकअप करो तुम, ओके? नंदिनी इप्शिता को एक एक स्टेप बताती जा रही थी और इप्शिता ने बिल्कुल वैसा ही मेकअप किया। जैसे ही इप्शिता का मेकअप कंप्लीट हुआ, इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, वाह, ये मेकअप तो सच में हमारे लहंगे के साथ काफी सूट कर रहा है। इतना बोलकर नंदिनी ने कहा, ओके फाइन, तो फिर अब तुम जल्दी से चुन्नी को अपने ब्लाउज पर पिनअप करो और उसे सर से ओढ़ लो और मांग टीका से पीछे अपना पल्लू रखना। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और नंदिनी ने कहा, अच्छा अब मैं कॉल रखती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इप्शिता ने अपनी चुन्नी को अपने सिर पर रखा, अभिमन्यु खाते खाते रुक गया। वो इप्शिता के चेहरे की तरफ ही देखता रह गया। इप्शिता बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी अभिमन्यु ने पानी का ग्लास उठाया और पानी पीकर वो सीधे इप्शिता के पास आकर खड़ा हो गया। इप्शिता शीशे में अपने आप को देख रही थी और तभी अभिमन्यु उसके बगल में आकर खड़े होते हुए बोला, हमें तो लगा ही नहीं था कि हम आज आपके बगल में खड़े होंगे तो अच्छे भी लगेंगे। सबकी नजरें तो आप पर ही टिकी होंगी, कोई हमें तो देखेगा ही नहीं। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और तभी अभिमन्यु ने कहा, वैसे हमें नहीं पता था कि आपको इतना अच्छा मेकअप करना भी आता होगा। आपने तो सच में कमाल कर दिया। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्शिता के बिल्कुल करीब आने लगा और इप्शिता उसे अपनी इतने करीब देखकर ब्लश करती जा रही थी। अभिमन्यु का मन कर रहा था कि वो इप्शिता को अभी किस कर ले। वो इप्शिता को किस करने के लिए बिल्कुल उसके करीब आ गया और वो उसके होंठों के नजदीक पहुंच ही था कि तभी अर्पिता रूम में आई। अर्पिता ने कहा, भाभी सा, आप रेडी हो गईं? अभिमन्यु और इप्शिता दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक थे और उसे देखकर अर्पिता ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, आई एम सो सॉरी भाभी सा, एक्चुअली सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं और शायद हम गलत टाइम पर आ गए हैं, हमें माफ कीजिएगा। इतना बोलकर अर्पिता वहां से जाने लगी। अभिमन्यु और इप्शिता दोनों ही काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गए। अभिमन्यु जल्दी से पीछे की तरफ गया और उसने अर्पिता को रोकते हुए कहा, अरे यार अर्पिता रुको। अर्पिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बोली, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। इतना बोलकर अर्पिता जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। अभिमन्यु उसकी तरफ देख ही रहा था कि इप्शिता ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड, क्या करते रहते हैं आप भी? जब रूम खुला था तो आपको हमारे करीब नहीं आना चाहिए था। अब बताइए क्या सोच रही होगी अर्पिता? अभिमन्यु इप्शिता को इतना इम्प्रेस्ड देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या सोचेगी? कुछ नहीं, बस इतना ही सोचेगी कि उसके भाई सा और भाभी सा कितने ज्यादा रोमांटिक हैं। इप्शिता ने अभिमन्यु को खुद से दूर करते हुए कहा, हटिए आप। इतना बोलकर वो जल्दी से बेड के पास आई और अपनी सैंडल पहनने लगी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, चलिए अब आप वहाँ क्यों खड़े हैं? इप्शिता हैवी लहंगे के साथ रूम से बाहर जाने लगी। तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से इप्शिता का हाथ थाम लिया। वो दोनों सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। इप्शिता को सीढ़ियों से उतरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसने हील्स पहनी हुई थी और इतने हैवी लहंगे के साथ उसे चलने में परेशानी हो रही थी। अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका लहंगा थोड़ा सा उठा लिया। इप्शिता ने उसे ऐसा करते देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, सब लोग आपको ही देखने लगेंगे। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर उसकी बाहें छोड़ते हुए कहा, तो अगर देखते हैं तो देखने दीजिए, वैसे भी अपनी वाइफ की हेल्प करना कोई गलत बात थोड़ी होती है।
अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्सिता ने कहा, हाँ, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन आप हमारे हस्बैंड होने के साथ साथ इस महल के राजा सा भी हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो। इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, बस चलिए। अभिमन्यु इप्सिता के साथ सीढ़ियां उतर रहा था और उसने उसके लहंगे को बड़े आराम से थाम लिया ताकि इप्सिता ठीक से सीढ़ियां उतर पाए। जैसे ही अर्पिता ने इप्सिता और अभिमन्यु को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसके लहंगे को संभालते हुए वो उसे नीचे की तरफ लेकर आने लगी। इप्सिता के चेहरे पर घूंघट नहीं था। तभी मासा ने अर्पिता को घूरते हुए देखा। जैसे ही मासा की नजरें अर्पिता से मिली, अर्पिता समझ गई कि मासा क्या कहना चाह रही हैं और वहीं सीढ़ियों पर ही अर्पिता रुक गई। अर्पिता को इस तरह रुकते देखकर अभिमन्यु और इप्सिता दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, भाभी सा, 1 मिनट। इतना बोलकर उसने इप्सिता को रोका और उसका पल्लू उठाकर नाक तक कर दिया। अर्पिता के घूंघट डालते ही अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे अर्पिता, ये क्या कर रही हैं आप? अर्पिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, भाई सा, मासा ने कहा है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने कहा, लेकिन अर्पिता, अगर इतना लंबा घूंघट डालेंगी तो इप्सिता उतरेंगी कैसे? इप्सिता ने जैसे ही मासा का नाम सुना, उसने अभिमन्यु का हाथ दबाकर कहा, हम ठीक हैं अभिमन्यु, हम आराम से उतर लेंगे। इतना बोलकर इप्सिता सीढ़ियों से आराम से नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो नीचे उतरकर हॉल में आई, सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। वहीं हॉल में समर्थ के साथ साथ पल्लवी और नरेंद्र भी खड़े थे। दोनों के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ चिड़चिड़ाहट भी साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे देखकर ही समझ में आ रहा था कि उन दोनों में से खुश तो कोई भी नहीं है। वहीं इप्सिता और अभिमन्यु जैसे ही हॉल में आए, वहां पर बने हुए बड़े से सोफे पर वो दोनों बैठ गए। वहां पर जितने भी लोग थे, वो सब उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, वैसे मानना पड़ेगा, इन दोनों की जोड़ी तो बड़ी ही अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनकी बात सुनकर पल्लवी ने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांध ली और वहीं मासा, जो अपनी बड़ी सी कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी, उन्होंने अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता की नाक तक उसका घूंघट था, लेकिन उसके होंठ साफ नजर आ रहे थे और उसे देखकर ही पता चल रहा था कि इप्सिता कितनी ज्यादा प्यारी लग रही होगी। तभी अर्पिता ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, मासा, अब आप सब लोग भाभी सा की मुंह दिखाई कर सकते हैं। इतना बोलकर अर्पिता वहीं इप्सिता के पीछे आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु इप्सिता के बगल में ही खड़ा था। तभी अभिमन्यु की बुआ आईं और उन्होंने इप्सिता की घूंघट को उठाया। इप्सिता का चेहरा देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, इप्सिता, तुम तो कल से भी ज्यादा आज खूबसूरत लग रही हो। ये लो बेटा, हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। इतना बोलकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए एक ज्वेलरी बॉक्स को इप्सिता के हाथ में रख दिया। इप्सिता उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसने ज्वेलरी बॉक्स की तरफ देखा और वो अर्पिता की तरफ देखने लगी। अर्पिता ने उसके हाथ से वो ज्वेलरी बॉक्स लिया और उसे वहीं टेबल पर रख दिया। एक एक करके वहां जितने भी लोग थे, उन सब ने आकर इप्सिता की मुंह दिखाई की और उसे कुछ न कुछ प्रेजेंट दे रहे थे। वहीं पल्लवी चुपचाप खड़ी थी। तभी अभिमन्यु की बुआ ने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, पल्लवी भाभी सा, आपने इप्सिता बहुरानी को कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया? जैसे ही पल्लवी ने ये बात सुनी, वो नरेंद्र की तरफ देखने लगी। नरेंद्र ने अपनी जेब से 500 का एक नोट निकाला और उसे पल्लवी के हाथ में पकड़ा दिया और आगे जाने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, जाओ, जाकर रस्म पूरी करो, वरना ये सब लोग अभी तरह तरह की बातें करेंगे। उसकी ये बात सुनते ही पल्लवी ने धीमी आवाज में कहा, कैसी रस्म? हमें तो उसका चेहरा देखने का भी मन नहीं कर रहा है और आप है कि हमें उसे नेक देने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र ने गुस्से से पल्लवी की तरफ घूरते हुए कहा, अब अगर यहाँ पर हम मौजूद हैं तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। अब तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, जाओ। नरेंद्र ने इस बार थोड़ा जोर से ये बात कही और पल्लवी को ना चाहते हुए भी इप्सिता की मुंह दिखाई के लिए उसके पास जाना पड़ा। जैसे ही पल्लवी वहां पर गई, इप्सिता उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वहीं अभिमन्यु, जो पल्लवी को इप्सिता के करीब आते देख रहा था, उसने अपने मन में कहा, अब चाची सा यहाँ आ रही हैं तो वो कुछ न कुछ तो जरूर बोलेंगी। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा और वो इप्सिता के और करीब आ गया। उसने बड़े ही प्रोटेक्टिव तरीके से इप्सिता के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। इप्सिता उसे ऐसा करते देख हल्के से मुस्कुराई। तभी पल्लवी ने अपने हाथ में पकड़े नोट का गड्डी इप्सिता के हाथ में पकड़ा दिया और चुपचाप वापस पीछे जाकर खड़ी हो गई। टू बी कंटिन्यूड।